हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? बताइए। गया, 2 बार गया। और क्या चल रहा है लाइफ में? सब भाला से? बढ़िया से? भाला से ना? अच्छा। और सब ठीक? खाना खा लिया तुम लोग आज? मैं हमेशा तुम लोग को सैटरडे तब बुलाता हूँ जब तुम लोग लंच नहीं किए हुए रहते हो, है ना? बहुत लोग सोचते होंगे सैटरडे क्लास में कि लंच करके चलें कि आके करें, है ना? हमेशा सैटरडे को तुम्हारा एक थॉट रहता होगा। आज कोई ऐसा थॉट नहीं होगा। आज थॉट होगा चाय पी के चलें कि आके पिए। समझ में आ रही बात? चाय के साथ जिनको अलग पदार्थ चाहिए, है ना, उनका थॉट होगा कि क्या चाय के साथ क्या खाया जाए, है ना? चाय के साथ खाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। पदार्थ का सेवन किया जाए, नहीं? है ना? चलो, बहुत बढ़िया। गुड। देखो, लास्ट आप देखोगे अपने चैनल पे 14 तक का करंट अफेयर्स कवर्ड है। यस प्लीज बैठिए। 15 से करंट अफेयर्स कवर्ड नहीं है, तो 15 से लेकर के 24 यानी कि कल परसों तक का जो भी टॉपिक्स है कवर कर लेते हैं, फिर बाकी वाले टॉपिक्स डेली करना मैं स्टार्ट कर देता हूं सो दैट कि आप डेली कर पाइएगा, है ना? तो 15 से 24 वाले 6-7 बहुत अच्छे से टॉपिक हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। कुछ आपको इन्वायरमेंट का भी मिलेगा, कुछ पॉलिटी का भी मिलेगा, आईआर का भी है ना? तो ऐसे करके हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। देखो, लास्ट जब हमने क्लास लिया था तो हमने 2 नोबेल प्राइज कवर किए थे, याद आ रहा है ना? तो आज भी हम लोग 2 नोबेल प्राइज कवर करने वाले हैं। आज एक नोबेल प्राइज जो कवर कवर करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स में, और दूसरा नोबेल प्राइज कवर करने वाले हैं वो नोबेल प्राइज पीस के लिए। किसके लिए? पीस, शांति के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला हर साल का इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए मिला ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और नोबेल प्राइज का थोड़ा बहुत बेसिक्स इंपॉर्टेंट होता है। मेंस के लिए भी नोबेल प्राइज कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है अगर वो बहुत लैंडमार्क चीज हुआ तो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पूछने वालों को, तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेवरदलेस दो चीजों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, एक प्रीलिम्स के लिए और एक इंटरव्यू के लिए। क्योंकि अभी नोबेल प्राइज आया, अभी 4 दिन बाद इंटरव्यू है, किसी ने इकोनॉमिक्स में बीए किया हुआ है तो उससे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इस साल का पूछा जा सकता है। कोई फिजिक्स में करके रखा है तो उससे फिजिक्स का नोबेल प्राइज पूछा जा सकता है। किसी ने पॉलिटिकल साइंस में किया है तो उससे नोबेल प्राइज ऑफ पीस पूछा जा सकता है, या किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, एक मुगलू, जॉनसन एंड रॉबिन्सन शेयर नोबेल प्राइज फॉर वर्क ऑन वेल्थ इक्वालिटी, वेल्थ इन इक्वालिटी, है ना? वेल्थ इनइक्वालिटी, देखो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारा एक मेजर कंसर्न होता है, एक टॉपिक ही पढ़ते हैं, पावर्टी एंड इनइक्वालिटी। नाम सुना हुआ आप लोगों ने? थोड़ा बहुत पॉलिटी में भी आता है, डीपीएसपी जब पढ़ रहे होते हो तब आता है ना? तो इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ रहे होते हैं। तो इन लोगों ने पावर्टी इनइक्वालिटी पे और रिसर्च किया, तो इन लोगों को नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स मिला फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस। तो ये वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस की बात करते हैं कि यूएस में ज्यादा वेल्थ क्यों है, इंडिया में कम क्यों है, अफ्रीकन कंट्रीज में और कम वेल्थ क्यों है, अलग अलग कंट्रीज में वेल्थ का इनइक्वालिटी कंट्री वाइज क्यों है। इस पे इन लोगों ने रिसर्च किया, इन लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई। साथ साथ इन लोगों ने रिकमेंडेशन किया कि अगर डेमोक्रेसी होगा तो वैसे कंट्रीज में अच्छा वेल्थ आने की चीजें चांसेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया क्या है, डेमोक्रेसी से चलता है तो वहां पे वेल्थ ठीक है, प्रॉस्परस नेशन है, बस नॉर्थ कोरिया नहीं है। अफगानिस्तान, सीरिया ऐसे कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से वहां पे भी पीस नहीं हो पाता, और पीस नहीं हो पाता तो क्या नहीं हो पाता, वेल्थ जनरेट कम होता है। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने बताई। नाम इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो अभी नाम रटोगे कोई फायदा नहीं है, प्रीलिम्स के पहले देख के जाना होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। रिसर्च हाईलाइट क्या बोलता है? स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, द लॉरेट्स एनालाइज्ड हाउ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन शेप नेशन प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट।
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तुम्हारा इलेक्शन कमीशन क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सीएजी क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई क्या है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये सब इंस्टीट्यूशन अगर है किसी कंट्री में और अच्छे से काम कर रहे हैं तो यही सब ग्रोथ लेके आएंगे, प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। समझ में आ रही है बात? जुडिशरी क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इंपैक्ट ऑफ colonialism, they examined the system imposed by European colonizers and their long term effect on wealth inequality। जो यूरोपियन कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड को कॉलोनी बना के रखा था, चाहे इंडिया है चाहे अफ्रीकन कंट्रीज है, तो ऑब्वियस बात है यूरोप में वेल्थ ज्यादा है और अफ्रीकन और इंडिया में उनके कंपैरिजन में क्या है? कम है, क्योंकि उस समय वो लूट लूट के ले गए थे। समझ में आई बात? उसको भी इन लोगों ने एनालाइज किया, कंपैरेटिव स्टडी किया यूएस और मैक्सिको का। मैक्सिको में वही मैक्सिको है नीचे, वही यूएस है ऊपर। मैक्सिको गरीब है, यूएस अमीर है। क्यों? एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह कंट्रीज हैं, है ना। अगर हम देखें कि फ्रांस है, जर्मनी है, दोनों अमीर, बट यूएस है, मैक्सिको है, एक अमीर दूसरा गरीब है। तो ये सब इन लोगों ने स्टडी किया, इंस्टीट्यूशंस का स्टडी किया, डेमोक्रेसी पे फोकस करने की बात करी, है ना। पब्लिकेशन डैरन एकमंगलू को ऑथर्ड व्हाई नेशन फेल। डैरन एकमंगलू ने बुक लिखा है को ऑथरशिप में। बुक का नाम क्या है? व्हाई नेशंस फेल। आप डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाई नेशन फेल इज ऑथर्ड बाय व्हिच राइटर। समझ में आ रही बात? नेशन फेल क्यों करता है? अगर वहां का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खराब होगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन खराब होगा, तो नेशन फेल करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, है ना। फेलियर नेशन, ये नॉर्थ कोरिया को आप सक्सेसफुल नेशन बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। पाकिस्तान भी कगार पे खड़ा है कि हम उसको फेल नेशन बोलना शुरू करें। समझ में आ रही बात? बुझे पाइसी? ओके, ठीक है। अ सेमिनल बुक एक्सप्लोरिंग द रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन नेशन। इनका वर्क का सिग्निफिकेंस क्या है? वेल्थ इनइक्वालिटी को समझना, इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंस को समझना, और किस कंट्री में कैसा पॉलिसी बनाया जाना चाहिए, है ना, सो दैट कि वहां पे क्या किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, और साथ साथ में लोगों का पॉवर्टी इनइक्वालिटी कम किया जा सके, ग्रोथ लेके आया जा सके। ठीक, तो इन सब का सपोर्ट डेमोक्रेसी को लेके भी था। तो ये हो गया अपना फर्स्ट टॉपिक। समझ में आ गया? फेयरली इजी टॉपिक, नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। समझ में आ रहा है आपको? मनिंदर, क्या नाम है? मुनिंदर। ओके मुनिंदर। सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज नोबेल पीस प्राइज। कौन सा प्राइज? पीस, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फूटा, बूम ढाई, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो घूम घूम के बताती रहती है सबको, है ना, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन, कि एटॉमिक वेपन जो है कितना डेंजरस है, इसीलिए उसको न्यूक्लियर पीस प्राइज मिल गया, है ना। जैसे मान लो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को मैं 2 थप्पड़ लगाऊं और सिद्धार्थ सबको जाके बोलता रहे कि थप्पड़ मारना कितना हानिकारक है, तो सिद्धार्थ को क्या मिल गया? नोबेल पीस प्राइज मिल गया। वही वाली बात यहाँ पे है ना, कि देखो सर ने थप्पड़ लगाया तो इधर गाल लाल हो गया, इधर कानों से सुनाई कम दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही ये कंट्री ये ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है, घूम घूम के अलग अलग कंट्रीज में जाती है, इंडिया में, अलग अलग कंट्रीज में, और यहाँ पे जाके बताती है कि इकोनॉमिक वेपन क्यों नहीं होना चाहिए। हम बड़ा प्राउड करते हैं, वी आर एटॉमिक वेपन नेशन, प्राउड करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग सेंसिटाइज नहीं है, कुछ भी होता है हम लोग मतलब मार दो, पाकिस्तान पे मार दो। क्या अग्नि मिसाइल क्यों रखा है? दिवाली के लिए रखा है क्या? दिखाने के लिए रखा है क्या? हम लोग ऐसा बात करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अगर मान लो हम असम में ऐसा बात कम भी करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा पीस लविंग असम में ज्यादा हो जाते हैं। यूपी वालों को देखो एक बार जाके, बिहार वालों को देखो एक बार जाके, है ना। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे ही देख सकते हो। ठीक ठीक है, मैं नहीं बोलता कि जाके मार दो, क्योंकि मैं समझता भी हूँ कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आ रही बात? बट हाँ, कुछ भी होता है, पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया, एटम बम मारो उस पर। तो कहने का मतलब एटम बम कितना खतरनाक हो सकता है, और पीस प्राइज देने का एक टाइमिंग भी है। क्या है? टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? इधर रशिया यूक्रेन छिड़ा हुआ है, इजराइल ईरान छिड़ा हुआ है। रशिया के पास तो है, सबको पता है, यूक्रेन के पास था, उसने रशिया को दे दिया था 1991 में। ये दोनों भाई हुआ करते थे, बंटवारा हो रहा था, है ना। यूक्रेन ने बोला कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। समझ में आई बात? यूक्रेन के पास एटॉमिक वेपन था, सब किसको दे दिया गया? रशिया को दे दिया गया। यूएसएसआर थे दोनों, क्या थे? यूएसएसआर एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों पार्ट थे, एडमिन को एडमिन थे। समझ में आ रही बात?
ठीक है, सारा इनके पास एटॉमिक वेपन रखा हुआ था। अब एक चीज वो है, उस दूसरा ईरान और इजराइल दोनों के पास उम्मीद किया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन है, कंफर्म किसी के पास नहीं है, किसी ने कंफर्म नहीं किया कि हमारे पास है, बट लोगों को 100% यकीन है कि इजराइल के पास तो है ही है, और 60-70% यकीन है कि ईरान के पास भी थोड़ा बहुत हो सकता है। समझ में आ रही बात? इनके बीच वॉर छिड़ गया आज देखो, ठीक है, तो ऐसे चल ही रहा है। तो ये टाइमिंग भी है कि किस लिए न्यूक्लियर वेपन को डी लेजिटिमाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा, बोलो? डी लेजिटिमाइज। लेजिटिमाइज मतलब क्या होता है? व्हाट इज लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? नाम पहली बार सुने हो, कभी सुने हो? लेजिटिमेसी मतलब किसी चीज का यूज को सही ठहराना, है ना। मान लो मैक्सिमम लोग उस काम से एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये काम तो बढ़िया है, मतलब वो काम लेजिटिमेट है। क्या है? लेजिटिमेट। आपने पुरानी मूवीज देखी हैं? पुरानी मूवीज में क्या होता था? हीरो होता था, हीरो क्या करता था? अमीरों को लूट लेता था और गरीबों में जाके बांट देता था। ये रहा शांता मौसी आपकी दवाई, ये रहा कुछ भी, चंपू बेटा तुम्हारे स्कूल की फीस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था, वाह अच्छा काम कर रहा है, मतलब जनता की नजरों में वो अच्छा था। अच्छा था मतलब लेजिटिमेट था। क्या था? लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट का मतलब लीगल हो वो जरूरी नहीं है, जनता की नजरों में क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? न्यूक्लियर वेपन रखना और उसका यूज दोनों को क्या कर रही है? डी लेजिटिमाइज कर रही है। लोगों को बता रही है गंदे हो तुम अगर तुम न्यूक्लियर वेपन यूज करने का सोच भी रहे हो। तो अगर तुमको कोई चीज रूट आउट करना है, जैसे कि मान लो अगर स्वच्छ भारत अभियान के पहले लोग जाते थे ऐसे खेतों में तो लेजिटिमाइज था, है ना। घर में बना है, बनवा सकते हैं टॉयलेट, फिर भी लेजिटिमेट है, तो चल रहा है। बट उस कैंपेन के थ्रू क्या किया गया? डी लेजिटिमाइज। क्या किया गया? डी लेजिटिमाइज। तो डी लेजिटिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है बात? टॉपिक है चुन्नी सा, बट टॉपिक में कॉन्सेप्ट पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या है? डी लेजिटिमाइजेशन, ठीक है। तो ये इसको निहोन हिडानको, एन ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर सर्वाइवर ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग, रिसीव द नोबेल पीस प्राइज 2024। याद रहेगा? समझ में आया कि व्हाई वी हैव गिवन नोबेल पीस प्राइज टू दिस, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पुशिंग फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब जिसके पास है वो भी डिस्ट्रॉय कर दो। उसके डिस्ट्रॉय मतलब बम फोड़ के नहीं, ऐसे डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ है मार देते हैं किसी पे, वैसे वाला डिस्ट्रॉय नहीं। एंड सिक्योरिंग वेलफेयर बेनिफिट फॉर द हिबाकुसा। हिबाकुसा जो न्यूक्लियर के सर्वाइवर हैं जापान में, उनको क्या बोलते हैं? हिबाकुसा। क्या पता प्रीलिम्स में तुमको ये टर्म देखने के लिए मिल जाए, हिबाकुसा कौन है? यू आर लाइक हाँ 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 हिडिम्बा का भाई, ठीक है। तो ऐसे आंसर नहीं होगा। द एवरेज एज ऑफ हिबाकुसा इज नाउ ओवर 86। जब बम गिरा था उस समय जो लोग कुछ बचे होंगे उनका एज, एवरेज एज जो है अभी क्या है? 86। मतलब कोई 90s में भी होगा, कोई थोड़ा कम भी होगा, बट एवरेज एज 86 के आसपास वो लोग पहुंच रहे हैं। विथ जस्ट ओवर अ लाख सर्वाइवर रिमेनिंग। सिर्फ 1 लाख सर्वाइवर जो है उस टाइम के हिरोशिमा और नागासाकी के एरियाज के लोग अभी तक बचे हुए हैं, है ना। तो उनको क्या बोला गया है? हिबाकुसा बोला गया है। उनमें भी बहुत सारा जेनेटिक डिसफॉर्मिटी देखा गया है ना, कि मतलब कान नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सबसे ज्यादा जो एज को लेकर के, है ना, कि कितने एज तक लोग सरवाइव होते हैं, एक तरह से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वो कहां पे है? जापान में ही। जापान के लोग 90s ईयर्स तक आराम से सरवाइव करते हैं, उनका कल्चर वैसा है, उनका खाना पीना वैसा है। हमारा खाना पीना क्या है? जापान में जाओगे देखोगे पिज्जा लोग कम ही खा रहे हैं, अपना ही खाना खा रहे हैं, सुशी ही खा रहे हैं वो लोग। समझ में आ रही बात? हमने क्या खाया? हमारा असमिस थाली इधर हटाओ, हम लोग बर्गर खाएंगे। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या होते गए? मोटे होते गए, जैसे मेरे को देखो। समझ में आ रही बात? तो वो चीज कहा नहीं है जापान में, दे हैव रिमेन्ड, उनका कल्चर उन लोगों ने बहुत पकड़ के रखा। कोविड भी फैला तो जापान में क्या फैला? बहुत कम फैला। क्यों जापान में कम फैला? क्योंकि वो लोग भी थोड़ा इंडिया की तरह नमस्ते, दूर से हाथ मिलाना, ग्रीटिंग करना, यूरोपियन कल्चर को उन लोगों ने बहुत ज्यादा अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, तो है ना। तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो काफी होता है, उस हिसाब से भी कम लोग बचे। 1.5 लाख लोग का इमीडिएट डेथ हो गया था। इमीडिएट डेथ समझते हो? बम फूटा, हाँ, इसको क्या बोलेंगे? इमीडिएट डेथ। 1.5 लाख। कब की बात हो रही है? 45। तब 1.5 लाख पॉपुलेशन कुछ होता था। समझ में आ रही बात? अभी के 1.5 करोड़ के आसपास मान लो, बम फूटा 1.5 करोड़ साहब। समझ में आ रही बात? इतना पॉपुलेशन, ठीक है।
तो ये हो गया निहोन हिडांको। निहोन हिडांको फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द यूएस पोस्ट वार सेंसरशिप विच लिमिटेड न्यूज अबाउट द सर्वाइवर सफरिंग, है ना। यूएस ने क्या किया, जापान में सर्वाइवर की सफरिंग के लिए सेंसरशिप लगाना शुरू किया, है ना। कि जैसे होता है ना कि तुम छोटे बच्चे को मार दो, रोते रहते हो, मम्मी के पास है, तुम पकड़ लेते, रुक 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 रुक, ये ले पैसे ले, कुरकुरे ले कुरकुरे। तो क्या करना चाहते हो, बच्चे को सेंसर करना चाहते हो कि वो अपना ट्रॉमा दूसरों को बताए ना। तो यूएस ने पहले पीटा भी, फिर सेंसर भी कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या बनाया, निहोन हिडांको बनाया। समझ में आ रही बात, कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट था? ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। किसको मिला है? ऑर्गेनाइजेशन को। इससे तुमको क्या शिक्षा मिलती है कि प्राइज ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है और आदमी को भी मिल सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा, आपके समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। नोबेल पीस प्राइज तो वही चीज है, रिपीटेड है, कुछ इसमें नया नहीं है। एक्टिविस्ट, ये लोग एक्टिविज्म करते हैं। द ग्रुप स्लोगन नो मोर हिबाकुसा, कि हमें और हिबाकुसा नहीं चाहिए, किसी और जगह पे ऐसा हिबाकुसा नहीं चाहिए, है ना। करंट न्यूक्लियर ग्लोबल इशू देख ही रहे हो, ठीक है। चलो अच्छा, अब नोबेल पीस प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लो। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? डायनामाइट बनाया था। सोचो, जिन्होंने भड़काने वाली चीज बनाई उनके नाम पे पीस प्राइज दिया जा रहा है। समझ में आ रही बात, है ना। इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, उस पैसे को इतना स्टोर कर दिया कि उसी पैसे से अभी तक नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। अब नोबेल प्राइज जो होता है पीस वाला, वो मिलता है नॉर्वे में, और बाकी नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में, ठीक है। कभी कभी प्रीलिम्स के लिए ये भी जरूरी होता है कि नोबेल पीस प्राइज दिया कहाँ जाता है, कहाँ पे बुला के दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम घर पे हो, घर पे भिजवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं, जाना पड़ेगा, है ना। तो जाना पड़ेगा अवार्ड वर्ड लेने। तो पीस प्राइज को ओस्लो नॉर्वे में देते हैं और बाकी प्राइज को स्वीडन में देते हैं, स्टॉकहोम में देते हैं। फर्स्ट वुमेन मिला था, मैरी क्यूरी को मिला था नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के लिए, मैडम क्यूरी वगैरह को नोबेल प्राइज मिला था। इंडिया में नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है ना, लिटरेचर वगैरह के लिए मिला है, ठीक है। फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, डॉक्टर सीवी रमन को मिला है। इनको किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है। इन दोनों के अलावा कोई और इंडियन बता पाओगे तुम लोग जिसको नोबेल प्राइज मिला है? एनीवन? अरे बताओ यार, क्या आप लोगों ने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है? कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं वो। क्या चलाते हैं? बचपन बचाओ, है ना। सलमान खान को नहीं दिया गया बीइंग ह्यूमन के लिए, बट कैलाश सत्यार्थी को 2014-15 के राउंड में बचपन बचाओ आंदोलन में क्या मिला है? नोबेल प्राइज। समझ में आई बात, है ना। नोबेल प्राइज। कैलाश सत्यार्थी बिलोंग्स टू इंडिया, बिलोंग टू एमपी। वो चाइल्ड लेबर को कम करने का काम करते हैं, काफी काम उन्होंने चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने किया है, बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। उनके आंदोलन का नाम क्या है? बचपन बचाओ, ठीक है। उस हिसाब से तो हमारे सीएम भी कर रहे हैं, उनको भी देना चाहिए, ठीक है। मे भी मिले बाद में फ्यूचर में। गांधी जी को नहीं दिया इन लोगों ने आज तक पीस के लिए कुछ भी, है ना। मतलब गांधी जी को ये लोग लेजिटिमाइज करना नहीं चाह रहे हैं। इनको एक ज्यूरी भी तो होती होगी जो चूज करती होगी किसको नोबेल प्राइज देना चाहिए, किसको नहीं, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए हमारे अमर्त्य सेन साहब है। अमर्त्य सेन है इंडियन ओरिजिन के, बट अभी उनके पास सिटीजनशिप इंडिया का नहीं है, तो उनको भी इकोनॉमिक्स के लिए क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना। बांग्लादेश में अभी क्राइसिस आया था, वहां की प्राइम मिनिस्टर भाग गए कि नहीं? क्या नाम था उनका? शेख हसीना। भागने के बाद कौन एक तरह से गद्दी वद्दी संभाल रहा है थोड़ा वहां पे? मोहम्मद यूनुस। वो भी क्या है? नोबेल प्राइज मिला हुआ उनको, किसको लेके? इकोनॉमिक्स को लेके। अरे बात समझ रहे हो तुम लोग? हैं? नहीं समझ रहे हो? हलवा है कि नहीं है? देखो आ गया ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? हंगर। हंगर का मतलब समझती हो तुम? भूख। वो जो हम लोग खाना खा के आए हैं तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हंगर, देखो हंगर रिपोर्ट हमारा बहुत बेकार रहता है, बहुत बेकार। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं जब मैं आपको सोशल जस्टिस पढ़ाता हूं, और सोशल जस्टिस में हम लोग हंगर न्यूट्रिशन ऐसा पूरा टॉपिक होता है पढ़ने के लिए, है ना। उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तुम तो पढ़ी हुई हो, तुमको तो याद है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। द आर्टिकल डिस्कसेस द फाइंडिंग ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 which reports a serious level of hunger in India। इंडिया में हंगर का लेवल कितना है? सीरियस। एक्चुअली इंडिया में पता है, कोई अगर आता होगा सर्वे के लिए पूछता होगा
कि क्या आप भूखे हैं, तो लोगों को लगता होगा खाना मिलेगा, बोलते तो हाँ 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 भूखे हैं। तो इसीलिए हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, बहुत खराब है। ऐसा भी नहीं है, रैंक 127 कंट्री का रैंकिंग होता है, हम कहाँ पे आते हैं 105। देखो कितना भूखे हैं हम लोग, ठीक है। और स्कोर हमारा कितना है 27.3। ये डेटा याद रखना है ना, अगले साल मेंस में काम आएगा आपके, ठीक है ना। अभी ये सब, यही सब डेटा आप जब आंसर लिखते हो, कई बार मैंने आपको आंसर्स लिखते हुए देखा है, आप लोग आंसर्स लिखते भी हो अलग अलग सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का भी दिखाते हो, पॉलिटी का भी दिखाते हो, करंट अफेयर्स का भी दिखाते हो। तो इन सब आंसर्स में हमें डेटा चाहिए होता है, फिर आप पूछते हो सर डेटा कहाँ से लाए, है ना। तो डेटा करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाता है, वहां से लाओ, है ना। आटा पूछते हो कहाँ से लाए, नहीं ना, जाके दुकान से ले आते हो। तो वैसे ही डेटा है, डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन आटा, ठीक है। वैसे भी आप लोग भात खाते हो, तो आटे की जरूरत ही क्या है, ठीक बात है। चलो आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया, सीरियस लेवल ऑफ हंगर में, कहां पे, सीरियस लेवल ऑफ हंगर में रखा गया। रैंक क्या दिया गया है, 105 आउट ऑफ 127। द स्कोरिंग सिस्टम कैटेगराइजेस लेवल ऑफ हंगर एज फॉलोज। अगर मार्क्स 9.9 से कम रहे तो हंगर क्या है, लो। 9.9 के बाद 10 से 19.9 तक रहे तो हंगर क्या है, मॉडरेट। लो, मॉडरेट, फिर आ जाता है सीरियस। तो हमारा स्कोर कितना था 27.3। हम कहां आते हैं 20 से लेके 34.9 के बीच में, तो हम सीरियस हंगर वाले हैं। फिर आता है अलार्मिंग हंगर 35 से 49.9। फिर आता है एक्सट्रीम अलार्मिंग, ये कितना है, अबव से 50। अगर स्कोर हमारा इतना खराब होता, ज्यादा स्कोर मतलब ज्यादा हंगरी, समझ में आ रही बात। अच्छा, हंगर देखने का पैरामीटर क्या होता है, हंगर देखने का पैरामीटर होता है चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब कोई 5 साल का बच्चा है, वो कितना छोटा रह गया, उसका हाइट कितना होना चाहिए था उसके मुकाबले अगर वो छोटा रह गया हाइट में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टंटिंग। समझ में आ रही बात। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था स्टंटिंग, तो मेरा छोटे हाइट का दोस्त था, बहुत छोटा भी नहीं था, मैं उसको स्टंटेड बुलाने लग गया कि मुझे याद रह जाए, फिर मुझे याद रह गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। स्टंटेड मतलब हाइट में छोटा, बच्चों के लिए बात हो रही है, 5 साल के बच्चों के लिए, कि 5 साल का वो बच्चा जिसकी जितनी एवरेज हाइट होनी चाहिए थी अगर उससे कम है, वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे, ऐसे बच्चे 35% है इंडिया में। कितने हैं, अगर आप 100 बच्चों गिनो इंडिया में, उसमें 35 बच्चे आपको क्या मिलेंगे, स्टंटेड मिलेंगे, है ना। क्या मिलेंगे, स्टंटेड। फिर आता है अंडर नरिशमेंट, जिनका नरिशमेंट अच्छा नहीं हो गया, जो कैलोरी कंज्यूम करते हैं इनसफिशिएंट। कितना कैलोरी कंज्यूम करते हैं, इनसफिशिएंट, कम खाना खाते हैं, बाई चॉइस नहीं है ही नहीं उनके पास, ठीक है। फिर आता है चाइल्ड वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब जो पतला रह जाए, क्या रह जाए, पतला, है ना। मेरे ऐसे दोस्त को मैं बोलता था वेस्टेड है तू, ठीक है, तो ऐसे याद रहता था, और कोई उपाय तो है नहीं, भले ही वो 2 गाली मुझे दे ले बट चलता है। तो चाइल्ड वेस्टिंग मतलब 5 साल का वो चाइल्ड जिसका वेट जो है कम रह गया, जो बहुत पतला रह गया, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टेड। परसेंटेज ऑफ चाइल्ड अंडर 5 विच लो वेट फॉर देयर हाइट, हाइट के हिसाब से उनका वेट क्या है, लो है, उनको क्या बोलते हैं, वेस्टेड। मोर्टेलिटी तो समझते हो, अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र के पहले मर गया तो उसको क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी। तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि इंडिया में हंगर है कि नहीं। ऑब्वियसली चाइल्ड मोर्टेलिटी में हंगर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यस प्लीज। जेनेटिक होता है। जेनेटिक क्यों होता है, माँ बाप से, गरीब के माँ बाप में, अमीर के माँ बाप में। नहीं, ठीक है, मे बी उनको माल न्यूट्रिशन नहीं हुआ होगा, या फिर उनके पेरेंट्स को माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, या पॉवर्टी में नहीं रहे होंगे, है ना। बट ऐसा ये लोग अलग डिजीज में फिर आ जाते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। मे बी बहुत सारा कॉम्प्लिकेसी होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड, या फिर बहुत सारा कॉम्प्लिकेसी होता है, उस ऑटिज्म करके भी एक डिजीज होता है, तो वैसे डिजीज में कहीं ना कहीं आ गया होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे ऑटिज्म करके एक डिजीज होता है जो छोटे बच्चों में काफी होता है, ऑटिज्म, है ना, AUTISM। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चों को, है ना, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। अब डाइजेस्ट नहीं होता, अगर अगर बच्चों को तुम 1 साल के बच्चों को कुछ खाना खिला रहे, कुछ भी, अगर वो खाना डाइजेस्ट होगा तो वो बॉडी को न्यूट्रिशन लगेगा, लगेगा, उसका ब्रेन डेवलप होगा, समझ में आ रही बात। अगर उसको कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होगा,
उसको कुछ बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। ब्रेन मैक्सिमम ब्रेन डेवलप हो जाता है 3 साल तक की एज में, है ना। तो अगर किसी ने अपने 1 साल के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाना शुरू किया कि अरे मेरा बेटा है कोल्ड ड्रिंक पिएगा, ठीक है, ऐसे देखा है मैंने गांव में, है ना, तो उनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो गए। ठीक है, फिर मैं मिला 5-6 साल की उम्र में किसी ऐसे ही एक रिलेटिव के बच्चे से, दे आर लाइक कि ये बिना कोल्ड ड्रिंक के खाना ही नहीं खाता है। हमने वाह 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 वाह, है ना, कोल्ड ड्रिंक क्या इसको पिछले जन्म से याद है? नहीं ना, ये तो आपकी गलती है कि बिना कोल्ड ड्रिंक के खाना ही नहीं खाता है। ठीक है, फिर आप लेकर डॉक्टर डॉक्टर घूमते रहते हो आप लोग। तो अवेयरनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसीलिए मदर्स का एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वुमेन का एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो ये हो गया हंगर। हंगर के बाद, हंगर में पॉजिटिव डेवलपमेंट कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हम डिटेल में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स में भी आता है, सोशल जस्टिस में भी आता है ना, सोशल जस्टिस में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, फूड सिक्योर करने के लिए क्या एक्ट। समझ में आ रही बात? ठीक है, 2013 में एक्ट आया जिसमें बोला गया कि 67% ऑफ इंडियंस को क्या दिया जाएगा? खाना दिया जाएगा। खाना बना के नहीं दिया जाएगा, जनाओ खुद बनाओ तुम। गैस दे दिया जाएगा उज्ज्वला योजना से, राशन दे दिया जाएगा एनएफएसए से, बनाओ अपने आप। समझ में आ रही बात? पोषण अभियान, पोषण अभियान रिसेंट स्टार्ट किया गया था, देखा गया था जब इतना हंगर है, इतना हंगर रैंक में हम लोग खराब हैं, तो पोषण अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये चलाया गया था कोविड में, खाना किसी के पास नहीं था तो और फ्री में अन्न बांटा जा रहा था। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग वार्मिंग और भी चीजें, बहुत सारा स्कीम है जो न्यूट्रिशन को मैनेज करने के लिए, है ना। चलो बस प्रो पुअर डेवलपमेंट करना है, फूड न्यूट्रिशन को इनहेंस करना है, इससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी इनहेंस होगा। फूड सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए और क्या क्या किया गया है? पीडीएस सिस्टम बनाया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है? पीडीएस, पब्लिक को कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? पीडीएस। ठीक है, तो जैसे पब्लिक को फूड देने का सिस्टम होता है, राशन कार्ड बनेगा, जाओगे, है ना, हर महीने जो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं 5 kg पर इंसान उसको राशन मिलेगा, तो उस पीडीएस के अंदर आता है। गरीब कल्याण तो कोविड में था, बहुत से लोगों के पास खाना ही नहीं था, दिया जाता था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये अलग से चाइल्ड को डेवलप करने का स्कीम है, जिसमें चाइल्ड के लिए, है ना, न्यूट्रिशन और बाकी चीजों की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, कैश ट्रांसफर वगैरह भी किया जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। खाली भात 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 खाओगे तो भात इज कैलोरी डेंस, ठीक है। और जो राइस है, राइस जो है वो आपका, राइस एक चीज में ठीक है, एक चीज में खराब है। किस चीज में ठीक है, किस चीज में खराब है बताओगे? कैलोरीज में डेंस है, कार्बोहाइड्रेट है, बस राइस में फाइबर कम होता है ना, फाइबर कम होता है, और साथ में राइस में बाकी आपका प्रोटीन प्रोफाइल भी अधूरा है, और बाकी न्यूट्रिएंट जो है ना, जो कि राइस को ऐसे मिल से ऐसे गुजारते हैं ना, धान को ऐसे हस्क, तो उसके साथ बहुत सारा जो उसका फर्स्ट लेयर होता है वो चला जाता है ना, वो खिलाते हैं हम लोग गाय भैंसों को, वो अच्छे तंदुरुस्त हो रहे हैं। समझ में आई? हम खा रहे हैं अंदर का, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो मिलेट्स में क्या होता है? मिलेट्स कंप्लीट फूड होता है, तो अगर हम लोग कंप्लीट फूड खाएंगे तो सारा सारा न्यूट्रिएंट उसमें आएगा। तो हम लोग अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं। मदर और चाइल्ड के हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉश, वाटर अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या चलाया था? प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था ना। ठीक है, देख रहे हो ना विनोद, है ना, विनोद वाला किस्सा याद है कि नहीं याद? तो क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बच्चे डायरिया से मर जाते थे, और डायरिया किससे होता है? खराब पानी पीने से होता है। सबसे ज्यादा फैलता है पुअर फूड से, पुअर वाटर से। पुअर फूड मतलब वाटरी फूड, समझ में आ रही बात? तो उससे बहुत सारे बच्चों का डेथ होता था, क्योंकि हाइजीन प्रॉपर नहीं था। समझ में आई बात? तो उसके बाद से हम लोगों ने हर घर नल का जल, ये सब भी स्टार्ट किया कि नहीं किया? तो नल के जल से तुमको नल का जल मिल रहा है, तुमको अलग से तुम्हारा सैनिटेशन के लिए वॉशरूम बन गया, तो ये सब वॉश आता है ना। वॉश लिखोगे, वॉश कीवर्ड है, इसको हाईलाइट करोगे। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला था कि अगर इंडिया इस पे ध्यान दे, वॉश पे, इंडिया का 6% ऑफ जीडीपी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो सब तो नहीं पता है। ठीक है,
नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड इंटरवेंशन, implementing intervention that consider the connection between food and nutrition, gender issue, है ना, जेंडर इशू मतलब अर्ली मैरिज करा देना, है ना, फिर उसके बाद उसमें फिर उससे उसके बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते, ये सारे चीजों का ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज का भी तो ध्यान रखना जरूरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए काम करती है, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये सब ये काम करती है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या करती है, ये सब जो रैंकिंग आता है उसको नकार देती है, बोलती है कि माना हम भूखे हैं बट इतने भी नहीं, है ना, जो तुम्हारा क्या है पैरामीटर्स है भूखा मेजर करने का, वही गलत है। समझ में आ रही बात? वो क्या बोलती है, द मिनिस्ट्री नोटेड दैट द पोषण ट्रैकर कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड चाइल्ड वेस्टिंग बिलो 7.2 इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द 18.7 रिपोर्टेड इन GHI। GHI ने कितना रिपोर्ट किया है, 18.7, बट इंडिया का पोषण ट्रैकर कितना रिपोर्ट करता है, 7.2, है ना। अगर यूरोपियन लोगों का रेस अलग है, उनका एज के हिसाब से हाइट अलग होगा, हमारा एज के हिसाब से हाइट अलग होगा, उनका एज के हिसाब से वेट अलग होगा, हमारा एज के हिसाब से वेट अलग होगा, तो हम कैसे ही एक ही कैटेगरी में डाल के बोल सकते हैं हम तो भूखे हैं? कहां से भूखे हैं? समझ में आ रही बात? तो ये इसको डिनाई करता रहता है कौन, मिनिस्ट्री। तुमको समझ में आ रहा है पक्का? ठीक। रिसर्चर्स पोजीशंस क्या है, रिसर्चर्स पोजीशन कुछ नहीं है ना। रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट द GHI utilizes survey estimates vetted for inclusion in the joint malnutrition estimate and the WHO global database on child growth and malnutrition। ये कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम, है ना, या तो बुझ जाओ या तो चलो। देखो बीच वाला काम नहीं करो, है ना। क्या डांस थोड़ी करेगा आदमी यहाँ पे, ये जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। ये बिल्डिंग भूतिया, जब ये क्लासरूम नहीं था तब तुम आती तो बोलती कि भूतिया ही है, ठीक है। ये पीछे वाला जो देख रही हो बॉर्डर, है ना, वहां पे एक डार्क रूम था पीछे, पूरा ब्लैक, है ना। वहां पे क्या होता था, डांस वांस हुआ करता था, ठीक बात है ना। पता नहीं डांस रूम वगैरह कुछ होता है ना, ब्लैक एकदम बना के, वो दोनों पिलर्स है ना, वो वहां से पीछे वाला रूम पूरा एकदम डार्क ही था, ठीक है। इधर बेंचेस थे, क्लासेस कुछ होता था नहीं। चलो आगे चलते। आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट देखो, चेहरा नहीं देख पा रहे हो, आवाज तो सुन पा रहे हो, बोर्ड तो देख पा रहे हो, उसी से काम चलाओ, है ना। वैसा भी मैं कौन सा शाहरुख खान लगता हूँ कि चेहरा देख के तुम लोगों को अच्छा लगेगा। द इवोल्यूशन ऑफ लेडी जस्टिस, है ना। अभी पता चला ना कि हम लोग देखते थे मूवीज में, है ना, जज साहब बैठे हुए हैं, जज साहब के सामने एक महिला है, महिला के हाथ में तराजू है, एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार है और आंखों पे पट्टी है ना। सी इज लाइक मुझे क्या पता कौन आया है ना, कोई भी आया है बराबर तौल के दूंगी मैं, सबके लिए जस्टिस क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आई बात? तो ये सिचुएशन कहां से इवॉल्व हुआ है, ये ग्रीक रोमन सिचुएशन इवॉल्व हुआ है। उन लोगों के माइथोलॉजी के हिसाब से ये क्या हुआ करती हैं, देवी हुआ करती हैं। क्या हुआ करती हैं, देवी। समझ में आ रही बात? देवी हुआ करती हैं। और देवी जी को क्या हो गया बताओ? चलो ऐसे ही लेक्चर पूरा करना पड़ेगा क्या, तो बड़ा खराब बात है। कुछ तो ऊपर नीचे हुआ है, शॉर्ट सर्किट वगैरह, ये बेचारे क्योंकि AC चल रहा है तो लाइट तो नहीं गया है ना, इन बेचारों को चार एक साथ लकवा मार गया, है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। मैं कुछ करके देखता हूँ, है ना, ठीक है। सर आप मिस्टर इंडिया हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, मिस्टर इंडिया, चलो अच्छी बात है, मिस्टर इंडिया होना चाहिए। अनिल कपूर बूढ़े हो गए, है ना, अब उनका बुढ़ापा छुपाया भी नहीं छुपता। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, नहीं तो सुन लेंगे तो फिर वो लगा देंगे कुछ। तो ग्रीक और एंशिएंट जो भी ग्रीस और रोमन माइथोलॉजी है उसके हिसाब से एक उनकी गॉडेस हुआ करती थी, जस्टिस की गॉडेस, तो उनका ही ऐसे रूप हुआ करता था, तो वो लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते चले गए, है ना। स्टार्टिंग में 14-13 सेंचुरी में और पहले उन लोगों ने क्या किया, आंख में पट्टी बंधी हुई औरत को लगाया, सार्कास्टिक वे में लगाया। कैसे लगाया, सार्कास्टिक वे में, कि देखो जस्टिस कौन कर रहा है, जिसका तो जो देख ही नहीं पा रहा। समझ में आई बात? बहुत 300-400 साल बाद
सार्कास्टिक वे खत्म हो गया और उसको इस तरह से देखा जाने लगा, देखो जस्टिस कौन कर रहा है, जो किसी में फर्क नहीं कर रहा, गरीब अमीर में और किसी चीज में फर्क भेदभाव नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात? तो अभी क्या हुआ, अभी हम लोग कॉलोनियल चीजों को हटा रहे हैं, कॉलोनियल चीजों को हटा के इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडिजनाइजेशन। बहुत सारा नाम बदल देते हैं हम लोग, बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? तो ये जो सिस्टम है, ऐसा लेडीज लेके तलवार और ये सब तराजू लेके आंखों पट्टी बांध के, ये ब्रिटिश सिस्टम था। तो हमने इंडिजनाइजेशन करने में क्या किया, पट्टी हटा दिया कि हमारी जो लेडी होंगी जस्टिस वाली, वो देख के फैसला करेंगी, रिफॉर्म्स भी करेंगी। क्या करेंगी? रिफॉर्म्स। हाथ में तलवार की जरूरत नहीं है, तलवार की जगह क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। एक हाथ में तराजू बढ़िया है, तौलेंगे बढ़िया। जस्टिस मिलेगा किससे मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा, है ना। और हमारे जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका ये एक तरह से आप इनिशिएटिव बोल सकते हो। समझ में आ गई बात? बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट, स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस, ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा, ये सब डिटेल आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने फुट का स्टैचू है? 6 फुट का है। किसने बनाया है? विनोद गोस्वामी ने बनाया है ना, ठीक है। द होल्ड स्केल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ ए सोल्ड। सोल्ड की जगह पे क्या होल्ड करती हैं? बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ explained the absence of blindfolded as a symbol that law is not blind, it sees everyone equally, है ना। लॉ को ब्लाइंड होने की जरूरत नहीं है, सब किसी को इक्वल देखने के लिए, इक्वल ही देखेंगे ही इक्वल। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी, थेमिस वन ऑफ द 12 टाइटन्स इन द ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक गॉड नाम सुने हो ना? ऋतिक रोशन की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। गॉडेस ऑफ जस्टिस, विजडम एंड गुड काउंसिल, जस्टिसिया बोला जाता था। रोमन इंपायर, अगस्टस वाज रोमन इक्विवेलेंट ऑफ थेमिस। ये सब इतना कहानी हमें जरूरत नहीं है। ब्लाइंड फोल्ड कहां से इंट्रोड्यूस हुआ? मैंने बताया 1494 में, है ना। बाद में 17th सेंचुरी में इसको अच्छा मीनिंग माने जाने लगा। पहले सार्कास्टिक मीनिंग माना जाता था कि अरे ये क्या जस्टिस करेंगे, बट उसको अच्छा मीनिंग कब मानना शुरू हुआ? 17th सेंचुरी में, ठीक। मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन क्या है कि आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड वाली लेडी को माना जाता है कि सबके साथ इक्वलिटी करेंगी। इंडिया में भी इसको स्टार्ट किया गया। इंडिया में अगर हम कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें, उन्होंने 1872 में ये कार्विंग ऑफ लेडी जस्टिस कैन बी सीन ऑन द पिलर्स पे बना दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बना दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या लगाया है? नया स्टैचू लगाया। ये एक तरह से इंडिजनाइजेशन है, ठीक है। ये चारों टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताओ, बस मैं 1 मिनट में आया सो दैट की लाइट ठीक करा सकूं, है ना, ठीक। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान से टॉपिक है ना, हलवे से। पीडीएफ मिल जाएगा अच्छे से और डिटेल में। जो फैक्ट्स बोले हैं उनको याद रखना, प्रीलिम्स में काम आएगा, है ना, ठीक। मेंस के लिए तो जो टॉपिक होगा डिटेल वाला मैं अभी बताता हूँ। हाँ, तो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये लाइट अभी ऐसे ही पढ़ोगे आप लोग, है ना, ठीक है। चलेगा ना? नहीं, तुम लोग को तो चलेगा, तुम लोग को चलेगा। अरे मैं दिख रहा हूं, बोर्ड तो दिख रहा है, देखो बोर्ड बड़ा अच्छा है, बोर्ड दिख रहा होगा। मैं डार्क में दिख रहा हूँ, वो अलग बात है, ठीक है। वैसे भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो मैं कहाँ दिखता हूँ? यही दिखता है, यूट्यूब वाला, तो वही देखो, है ना। जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड नहीं, अभी अभी तो हमने पर्दा हटाया था, फिर पर्दा गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ऑन लॉज रेगुलेटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप 2 चीज पढ़ोगे। पॉलिटी में आर्टिकल 25 से 30 पढ़ते हो, 25 से 28
सेकुलरिज्म से रिलेटेड बोले जाते हैं, 29 और 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बोले जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, है ना। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है कि नहीं है? सेकुलर कंट्री होने का मतलब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती है? रिलीजन को प्रमोट। मतलब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, है ना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रही बात? बट अब देखो एक लॉ बना, यूपी गवर्नमेंट का एक लॉ था, तो यूपी गवर्नमेंट मदरसाज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई थी? लॉ बनाई थी। उसको क्या कर दिया? वहां की हाई कोर्ट ने हटा दिया। मतलब बोला कि नहीं चाहिए ये लॉ, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सेकुलरिज्म के अगेंस्ट बोल रही थी यूपी, जो वहां का इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल रहा था। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग स्टैंड लिया है थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट नहीं दिया, बट स्टैंड क्या लिया है? अलग लिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि देखो, जो आर्टिकल 28 है वो ये बोलता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, है ना, जहां पे 100% गवर्नमेंट क्या कर रही है? फंड कर रही है, वहां पे रिलीजियस क्या नहीं होगा? इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी चला रही है ना, तो गवर्नमेंट उनको अलग से क्या कर सकती है? प्रमोट कर सकती है, फंड दे सकती है कि भाई तुम अपना इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखो, प्रमोट करके रखो। तो मदरसाज क्या है? मदरसाज के बारे में यही बोला गया कि देखो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होता, एजुकेशन होता है। क्या होता है? एजुकेशन, है ना। और साथ में साइंस, मैथमेटिक्स, सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो ये जजमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं है ना, बट इस पे बात चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑन लॉज रेगुलेटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसको थोड़ा यहां से भी डिटेल में समझते हैं क्योंकि नीटी ग्रिटीज ज्यादा है। द आर्टिकल एड्रेसेस ऑन गोइंग लीगल डिबेट। लीगल डिबेट क्या है? ऑन गोइंग, खत्म नहीं हुआ, सेटल नहीं हुआ। अबाउट द रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन। कैसा इंस्टीट्यूशन है? माइनॉरिटी रन, particularly in the context of secularism. Supreme Court led by CJI addressed a challenge to the Allahabad High Court decision. Allahabad High Court decision ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट। किस एक्ट को? उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। उन्होंने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट क्या है? वो एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है मदरसाज वगैरह को संचालित करने के लिए। बट मदरसाज में मेन चीज क्या होता है? रिलीजियस एजुकेशन ज्यादा होता है ना। इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं नहीं, यहाँ तो स्टेट रिलीजन में कैसे इन्वॉल्व होगा, तो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, तो स्ट्राइक डाउन कर दिया। बट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो अलग है। उन्होंने बोला कि 17 लाख स्टूडेंट यूपी में मदरसाज में पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 17 लाख। 16,000 मदरसाज हैं स्टेट में, है ना। और अगर चीफ जस्टिस एम्फेसाइज दैट simply regulating institution run by religious or linguistic minorities does not inherently violate the principle of secularism, है ना। कि गवर्नमेंट क्या करी? लॉ बनाई। लॉ क्यों बनाई? रेगुलेट करने के लिए बनाई। रेगुलेट क्या कर रही है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो सिर्फ रेगुलेट करना सेकुलरिज्म को वायलेट करने के बराबर नहीं। समझ में आ रही बात? क्या करना? रेगुलेट करना, है ना। जैसे पंखा में रेगुलेटर होता है ना, स्पीड ज्यादा कम कर देते हो कि नहीं कर देते हो? अभी के टाइम पे तो बहुत रेगुलेटर का काम पड़ रहा होगा, है ना। सोने जाते होगे तो सोचते हो कि एक पे करे कि दो पे करे, दो पे करे तो ठंडा लग रहा है, एक पे करे तो गर्मी लग रहा है। जिसके यहाँ रेगुलेटर नहीं है वो अभी तक एक बार बीमार पड़ चुका होगा, है ना। पंखा चला के सो गया होगा, अगले दिन आछू आछू करते हुए उठा होगा, सर आज मैं ऑनलाइन क्लास कर लूंगा या कर लूंगी। करी अभी रिसेंटली? नहीं, ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, गॉड ब्लेस यू। देन आगे, रेगुलेटरी लॉ एंड सेकुलरिज्म, तो ये बात समझ में आ गया। प्रेसिडेंट क्या है? द सीजीआई रेफर्ड टू द लॉज लाइक हिंदू रिलीजियस लॉज, और भी बहुत सारे लॉज हैं, उसको देखा सीजीआई ने। और बहुत सारे लॉ, महाराष्ट्र में लॉ है, तमिलनाडु में लॉ है, उसको बोला कि देखो रिलीजन को या रिलीजियस स्टडीज वगैरह को रेगुलेट करना से ये बात नहीं होती है। रेगुलेट करने से हम ये नहीं बोल सकते कि सेकुलरिज्म क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। तो डिसीजन अभी फाइनल नहीं है, आगे भी डिसीजन आएगा, है ना। माइनॉरिटी राइट्स जब हम पढ़ोगे
तो माइनॉरिटी राइट आपको दो आर्टिकल में मिलेगा, आर्टिकल 29, 30, 28 सब जगह मिलेगा। जब आप पॉलिटी पढ़े हो तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक आता है, आर्टिकल बोलो कहां से स्टार्ट होता है, बोलो है? नहीं पढ़े पॉलिटी? पढ़ लिया कहां से? अच्छा सेकुलरिज्म वाला बताओ कहां से स्टार्ट होता है, राइट टू रिलीजन कहां से स्टार्ट होता है? 25 पढ़ते हैं, 26 पढ़ते हैं, 27 पढ़ते हैं, 28 पढ़ते हैं ना? तो बस यही सारी चीजें हैं। तो आर्टिकल 30 में प्रोटेक्शन है, सीजेआई बोलते हैं कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मतलब हिंदू छोड़ के जो भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस हो, टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज इंस्टीट्यूशन दैट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल जोरास्ट्रियन और बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन कैन ऑफर कोर्सेज इन मेडिसिन और इंजीनियरिंग, नॉट जस्ट रिलीजन। ठीक है। हाई कोर्ट मिस इंटरप्रिटेशन, हाई कोर्ट का मिस इंटरप्रिटेशन था ऐसा एडवोकेट बोल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिलीजियस रेगुलेशन, तो ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन चल रहा है। फिलहाल क्या है, नेक्स्ट हायरिंग 22 अक्टूबर को होनी थी, हो गई होगी। ठीक है, अब इसका डिसीजन आया नहीं है, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक, आर्टिकल 28 दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी समझते हो ना? डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के लोग, बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना मतलब एनिमल्स। तो बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्लैनेट टू फंक्शन। समझ में आई बात? फूड चेन मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन करने के लिए, हर चीज को मेंटेन करने के लिए। अगर आप सारे सांप मार दो चूहे बढ़ जाएंगे, समझ में आई बात? सारे चूहे मार दो कुछ और कीट पतंगे बढ़ जाएंगे, समझ में आई बात? छिपकलियां मार दो वो कीट पतंगे बढ़ जाएंगे, समझ में आ रही बात? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत इसेंशियल चीज होता है। और 1992 में रियो, रियो का नाम सुना है? रियो दे जेनेरियो, ब्राजील में एक समिट किया गया अर्थ को बचाने के लिए, उसका नाम क्या रखा गया, अर्थ समिट। अर्थ समिट से ये डिसाइड किया गया कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने की जरूरत है, नंबर 1। उसके लिए एक अलग एग्रीमेंट बनाया गया, एक अलग ग्रुप बनाया गया, है ना, उसको बोलते हैं UNFCCC, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कभी। ठीक है, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी को रोकने के, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं UNCBD। क्या बोलते हैं? UN तो रहेगा ही, साथ में CBD। CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके अलावा एक और बनाया गया डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। क्या नाम है? UNCCD, कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। किससे लड़ना है? डेजर्टिफिकेशन से। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ ना कुछ होते रहता है, समझ में आ रही बात? कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेस किसके ऊपर होते रहते हैं? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर होते रहते हैं। ठीक है, चलो, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर 1992 के बाद से टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं? कॉन्फ्रेंसेस। तो अभी कितने नंबर का कॉन्फ्रेंस हो रहा है? 16 नंबर का। ठीक बात है, समझ में आ रही बात? अब देखो, और ये कहां हो रहा है? काली कोलंबिया। कोलंबिया में एक जगह क्या है? काली पता नहीं, जो भी CALI नाम है उसका, वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि CBD का कौन सा कॉन्फ्रेंस कहां पे हो रहा है। 16th कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहां पे हो रहा है? काली कोलंबिया में हो रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हो रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज के लिए आगे होगा दिसंबर में, है ना, वो कहां पे होगा? नवंबर एंड दिसंबर में अजरबैजान में होगा। कहां होगा? अजरबैजान, बाकू में। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया। 1992 में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, जितने एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना। समझ में आ रही बात? है ना, एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो देखो, किसको देखो, चीता को पकड़ पकड़ के हम ला रहे हैं, हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो गया, हम नामीबिया से ला रहे हैं कि चीता आ जा, यहाँ भी आकर मर जा रहा है वो। ठीक है, क्या करें, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट। हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारा काम तो कर रहे हैं, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए, सब के लिए हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सब काम हर कंट्री कर रही है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब पुराना चीज है,
1992 और ये सब लिखा हुआ है, ये सब पढ़ सकते हो। अब देखो कॉप 16 में क्या बात की जा रही है। देखो इसके पहले कॉप 16 के पहले कॉप 15 हुआ होगा। कॉप 15 जहां पे हुआ था वो मॉन्ट्रियल में हुआ था। कहां हुआ था? मॉन्ट्रियल में। वहां पे एक गोल लिया गया था, 4 गोल लिया गया था, 4 टारगेट लिया गया था, जिसको बोलते हैं 30x30 टारगेट। 30x30 मतलब 2030 तक। कब तक? 30 तक 30% ऑफ लैंड एंड ओशियन को कंजर्व कर लेना है। कब तक? 2030। मतलब आपका सब कुछ लॉस हो रहा है बट आप पकड़ के बैठ गए कि हम इतना को बचा लेंगे। कब तक बचा लेंगे? 2030 तक। ठीक है, तो ये एक टारगेट है। आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 30x30 टारगेट किससे रिलेटेड है। समझ में आई बात? ये 2022 का है बट स्टिल पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये पूछा गया भी है, उस साल के 22 वाले 23 वाले। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, इनिशिएट रिस्टोरेशन एफर्ट इन एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड। जो अभी तक डिग्रेडेड नहीं है उसको बचा लो, जो हो चुका है उसको रीस्टोर करो। कितने परसेंट को रिस्टोर करो? 30% को रिस्टोर करो। ठीक है, बस इसको बोलते हैं द क्यूनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। नाम से मत डरो, नाम जगह के नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है? जगह के नाम पे। तो नाम से डरने की जरूरत नहीं। मेन काम क्या है? क्या इंक्रीज करना? अवेयरनेस इंक्रीज करना। हाँ ठीक ठीक, जाओ। मेन चीज क्या है? क्या इंक्रीज करना? अवेयरनेस इंक्रीज करना। ठीक है, गोल्स को कंजर्व करना। द क्लाइमेट क्राइसिस एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रेट आर इंटरकनेक्टेड, बोथ स्टेमिंग फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स का हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, ओवर कंजम्पशन करते हैं, इन सब वजहों से ये सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, और बात करते हैं COP 16 के टारगेट्स क्या क्या है। 30x30 टारगेट हमने देख ही लिया है ना। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अच्छा, कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड सबमिट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस। हर कंट्री अपना अपना प्लान बनाएगी कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाना है और बायोडाइवर्सिटी लॉस को कैसे रोकना है। समझ में आई बात? उसका नाम क्या है? बोलो, पढ़ो मेरे साथ। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान। हर कंट्री बनाएगी और सबमिट करेगी। ये हर कंट्री का अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जैसा है। कैसा है? नेशनली डिटरमाइंड। हम नहीं बोल रहे हैं तुम 80% लाओ, तुम खुद ही बताओ कैसे, कितना लाओगे, खुद ही बताओ कितना लाओगे और कैसे लाओगे, है ना। वही है यहां पे काम। अभी तक टू डेट ओनली 32 आउट ऑफ 196 पार्टीज to the CBD have submitted their NBSAPs with many more expected to do so during COP 16। तो ये पेरिस 2015 तो क्लाइमेट चेंज को लेके है, इसको क्लाइमेट चेंज में कभी समझेंगे। अगर लाइट होता है एडिशनली तो इसके बारे में थोड़ा और हम लोग समझते, बट इसको क्लाइमेट चेंज के बारे में जिन लोगों ने जुलाई अगस्त में क्लासेस करी होंगी उनको हाई सीज ट्रीटी पता होगा, है ना, करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं करा था उनको हम लोग बाद में समझाएंगे। बट साथ में एक चीज आता है, शेयर्ड जेनेटिक रिसोर्सेस। क्या आता है? शेयर्ड जेनेटिक रिसोर्सेज। और क्या आता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी में जो एनिमल्स होगा, जो पेड़ पौधे होंगे, उनसे फायदा भी तो होता है। क्या होता है? फायदा। उस जेनेटिक रिसोर्स को कौन कंट्री यूज करेगा? उसको इक्विटेबली यूज करना है। कैसे यूज करना है? इक्विटेबली। ये बात भी किसमें की जाती है? ये बात भी की जाती है तुम्हारा, बोलो किसमें? इसी में की जाती है, तुम्हारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD में ही किया जाता है। एक नागोया प्रोटोकॉल था, आप लोगों ने नाम सुना है क्या? नहीं सुना होगा। एक प्रोटोकॉल था जिसका नाम था नागोया प्रोटोकॉल। क्या नाम था? नागोया। नागोया प्रोटोकॉल भी किसका है? CBD का है। CBD मतलब देखो देखो, थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
इसके अंदर एक क्या आता है बोलो, नागोया प्रोटोकॉल। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन में भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बोलो, कंजर्वेशन में भी वी आर टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल अगर डाइवर्सिटी होगी तो उससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बेनिफिट। वो अगर बेनिफिट होगा, और कई बार जेनेटिक मटेरियल रहेगा कि नहीं रहेगा, जीन्स रहेगा एनिमल्स का, बाकी जेनेटिक मटेरियल्स, उनका बेनिफिट रहेगा, तो बेनिफिट का शेयरिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, शेयरिंग। कैसा शेयरिंग होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें कहां पे मेंशन है बोलो, नागोया प्रोटोकॉल। नागोया जगह का नाम है, किसका नाम है, जगह का नाम। समझ में आई बात। तो ऐसे ही नागोया प्रोटोकॉल यूएनसीडीबी का एक कंजर्वेशन हुआ था जिसमें ये सारी बातें करी गई थी, है ना, शेयर्ड जेनेटिक रिसोर्सेज वाली बातें। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन, है ना, पहले भी। जिनको नहीं पता है मैं आगे फिर कभी बता दूंगा, ये बार बार मैं डालता रहूंगा सो दैट कि आपको याद हो जाए, है ना, आगे आगे भी आता रहेगा। यही है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल कब का है, 2010 का है ना। ठीक, चलो ये है नागोया प्रोटोकॉल। अब बात हो रही है फाइनेंशियल कंसिडरेशन की। One of the 23 goal of the Kunming-Montreal framework is to mobilize at least 20 billion annually. अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाना है उसमें पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो क्या लगेगा, पैसा लगेगा। पैसा कितना लगेगा बोलो, $200 बिलियन लगेगा एनुअली। बट क्या पैसा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो अभी ये क्या बना हुआ है, प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इस मीटिंग में क्या बात की जा रही है कि $20 बिलियन लोग दे रहा है, कम से कम कितना दे दो, $30 बिलियन तो दो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क भी किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी। नागोया भी किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। हार्मफुल सब्सिडी को क्या करो, फेज आउट करो। बहुत सारे गवर्नमेंट सब्सिडी देके रखती है, कुछ सब्सिडी वहां की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है, तो वैसा सब्सिडी को गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। समझ में आ रही बात, बस वही बात हो रहा है और कुछ नहीं। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, द मणिपुर क्राइसिस एंड चैलेंजेस इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी। समझ में आ रही बात। देखो मणिपुर में क्राइसिस चल रही है ना, इट हैज बीन मोर देन ए ईयर, है ना, उससे भी ज्यादा, मोर देन 1.5 ईयर सिंस मणिपुर क्राइसिस इज सीन। और मणिपुर में क्या हो रहा है, दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं, प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत सारा। अब इस ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बताओ। ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑटोनॉमी। क्या होता है, ऑटोनॉमी, ग्रुप्स की ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी, है ना, कम्युनिटी के बीच में टॉक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहां तक भी बात आने लगी है कि मणिपुर का जो गवर्नमेंट है, मणिपुर का गवर्नमेंट इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो मणिपुर में क्या लगा दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए बहुत सारा आर्टिकल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इस कंटेक्स्ट में है उसका नाम नंबर क्या है, 355। ये क्या बोलता है, 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट्स द यूनियन, किसको मैंडेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेट को, अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन तो विजिबल नहीं है, मे बी चाइना और म्यांमार ने फ्यूल किया हो, अलग बात है। एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो है, क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो यहां पे क्या लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, बट क्या वो फायदा होगा, उससे कोई परमानेंट फायदा नहीं होगा, वो एक टेम्पोररी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, टेम्पोररी, उससे कम्युनिटीज लड़ना छोड़ देंगे ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या काम किया गया, और प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाए। कौन ब्रेक डाउन कर जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाए। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, गवर्नमेंट पुलिस से जो आपका नागालैंड क्राइसिस, मणिपुर क्राइसिस है, क्या वो कंट्रोल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी।
तो ऐसा बात मीडिया और बाकी रिपोर्ट्स बोल रही है ना। चीफ मिनिस्टर क्या डिमांड करते हैं? द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हैज डिमांडेड ग्रेटर कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी एम्प्लॉइंग अ लैक ऑफ अथॉरिटी ओवर सच मैटर। और ज्यादा कंट्रोल इनको चाहिए सिक्योरिटी के ऊपर। डाइवर्सिटी मैनेज करने के लिए हमने इंडिया में क्या क्या चीजें की? डाइवर्सिटी है, कुकी वर्सेस मीति, क्या है? डाइवर्सिटी ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? हमने कश्मीर में, नागालैंड में, आसाम में, मणिपुर में अलग अलग जगह अलग अलग टेक्निक्स भी अपनाया है डाइवर्सिटी को क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए। अपनाया है कि नहीं अपनाया? ठीक है, आपके बहुत सारे स्टेट में 6 शेड्यूल है कि नहीं है? क्या है? 6 शेड्यूल। त्रिपुरा में भी ऐसी क्राइसिस रहती थी। त्रिपुरा में शुरू से 6 शेड्यूल नहीं था, बाद में उसमें क्या दे दिया गया? 6 शेड्यूल दे दिया गया। समझ में आई बात? आसाम में क्या बहुत सारी जगहों पे क्या है? 6 शेड्यूल वाले एरियाज है ना। मेघालय में क्या है? 6 शेड्यूल है। तो हम लोग ऐसी क्राइसिस मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट क्या है? 6 शेड्यूल। समझ में आई बात? सिक्किम जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था अंटिल 1974। 1974 में सिक्किम किसका पार्ट बना? इंडिया का। 75 में इंडिया को पूरी तरह से मिला दिया गया। सिक्किम में भी ऐसा इशू हुआ, एक ट्राइब को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने से वहां भी लोग क्या करने लगे? ऐसे ही झगड़ने लगे। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको भी क्या दिया गया? अलग अलग राइट्स दिया गया। ठीक है, तो अब बात हो रही है क्या क्या किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैग्मेटिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया है। कैसा अप्रोच दिखाया है? प्रैक्टिकल। पहला क्या है? रिकंसिलिएशन थ्रू ऑटोनॉमी, है ना। अगर तुम्हारा बच्चा विद्रोही हो रहा है तो उसको ऑटोनॉमी दे दो। समझ में आई बात? 100% नहीं, 90% दे दो। 10% जो इंपॉर्टेंट वाला है उसको पकड़ के रखो। अगर एरिया में, जैसा 6 शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस रीजन। तो वो लोग, उन लोगों को खुशी होता है, वो खुद ही खुद को रूल करते हैं, और पैसा कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है फिर झगड़े की गुंजाइश क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। कुछ लोग भड़काते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा या स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारा क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। समझ में आ रही है? सप्रेस कर रहा है। ऐसा वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ऑटोनॉमी, हम कुछ नहीं कर रहे, खाली पैसा दे रहे हैं, बाकी एंजॉय करो। समझ में आ रही बात? तो वो चीज क्या हो जाती है? डीलेजिटिमाइज हो जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। मणिपुर में क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, वो हमने देखा है। ये सारे स्टेट्स हैं अपने, है ना। अगर हम बात करें सिक्किम का, सिक्किम इंडिया कब ज्वाइन किया? फुल एंड फाइनल 1975 में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 371F जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 371F, जिसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का जो भी राइट्स रहेगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एडिशनल जिम्मेदारी किसके ऊपर दिया गया? गवर्नर के ऊपर। बात समझ में आया? तो डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने का तरीका हुआ कि नहीं हुआ? क्या प्रोटेक्ट करने का तरीका हुआ? डाइवर्सिटी, है ना। वैसे ही और भी चीजें, सिक्किम का ही केस है ये, इतना हमें अंदर तक नहीं जाना, बट वहां भूटिया और लेप्चा कम्युनिटी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, अचानक से रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। तो बाकी कम्युनिटीज ने क्या किया वहां पे? बाकी कम्युनिटीज ने उसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, भूटिया लेप्चा कम्युनिटी को भी अब रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलना चाहिए। धीरे धीरे ये मैटर क्या हुआ? सेटल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बहुत सारा आइडेंटिटी है, वहां पे ग्रुप आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज किया। ग्रुप आइडेंटिटी मतलब समझते हो? एक होता है इंडिविजुअल, तुम एक अलग इंडिविजुअल हो, तुम एक अलग इंडिविजुअल, है ना। ग्रुप आइडेंटिटी मतलब तुम कुकी हो, तुम मीती हो, तुम लेप्चा हो, तुम कुछ और ट्राइब, है ना। तो इनको अलग राइट मिलेगा, इनको अलग राइट मिलेगा। पूरे ग्रुप्स को एक साथ आइडेंटिफाई किया जा रहा है ना। तो ऐसे में डाइवर्सिटी का बेटर मैनेजमेंट कर पाते हैं ऐसे जगह पे जहां ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? झगड़ा होता है। त्रिपुरा में भी हुआ। त्रिपुरा में क्या किया गया? 6 शेड्यूल में डाल दिया गया। 6 शेड्यूल अपने आप से क्या दे देता है? ऑटोनॉमी दे देता है। समझ में आ रही बात? जैसे आसाम में 6 शेड्यूल है ना, ऊपर अपना बहुत सारा, कौन कौन सा जगह है बताओ? बोरोलैंड और कार्बी अंगलोंग, है ना। ठीक है, दिमा हसाओ, ठीक है। त्रिपुरा एक ऑड हुआ, है ना। त्रिपुरा में भी एक अलग आर्टिकल जोड़ा गया। सब रटने की जरूरत नहीं है, ये मेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मेंस। तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसलिए भी पढ़ा रहा हूं कि जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा होगा,
समझ में आ रही बात? उनको उतना डीप में समझ नहीं आएगा। तो बस आपको इस टॉपिक के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जब मेंस की क्लासेज होंगी प्रीलिम्स के बाद तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले से क्या रहोगे, अवेयर रहोगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक। कोऑपरेटिव कंपैरेटिव केसेस ऑफ मणिपुर एंड डिफरेंस। मणिपुर में क्या अलग है? मणिपुर में 6 शेड्यूल भी नहीं है। अनलाइक त्रिपुरा, मणिपुर इज नॉट गवर्न बाय 6 शेड्यूल, तो अलग से इम्यूनिटी नहीं है। हाँ, अलग से एक आर्टिकल है 371C, जिससे मणिपुर को हिल एरिया कमेटी से थोड़ा ऑटोनॉमी मिलता है, बट वो तो ऑटोनॉमी उतना नहीं है जो किससे मिलता है, 6 शेड्यूल से। अभी आप लद्दाख को देख लो, है ना, आप लोगों ने 3 इडियट्स देखा है। 3 इडियट्स में आमिर खान लास्ट में क्या बन जाता है, फुनसुक वांगडू। फुनसुक वांगडू किसके कैरेक्टर पे बेस्ड था, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कहां से है, लद्दाख से। वो एकदम आमरण अनशन कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल चाहिए। किसको चाहिए, लद्दाख को। 6 शेड्यूल से क्या होता है, ऑटोनॉमी मिलता है। क्या मिलता है, ऑटोनॉमी। तो मणिपुर को भी इसकी जरूरत लग रही। समझ में आ रही बात? वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। मणिपुर हिल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया। दिस एक्ट गवर्न्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मणिपुर वेयर मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासिफिकेशन। शेड्यूल्ड ट्राइब के हिसाब से क्या रहेगा, मेंबरशिप। Unlike Tripura, the tribal population in Manipur does not have veto power over critical governance issue. त्रिपुरा में क्या है, अगर ट्राइबल पॉपुलेशन चाहे तो वो काम नहीं होने देगी, बट मणिपुर में ये पावर नहीं। मतलब एक ही बात, उनको और ज्यादा क्या देने की जरूरत है, ऑटोनॉमी देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है, ऑटोनॉमी। समझ में आ रही बात? ठीक, अभी के लिए बस यही समझो, बाकी सब यही है, बाकी कुछ और खास इसमें नहीं है ना। तो हम लोगों ने 7 टॉपिक पढ़ा, 2 पढ़ा हम लोगों ने किस पे, नोबेल प्राइज पे, आसान था। हंगर वाला आसान था। फिर एक माइनॉरिटी वाला पढ़ा, है ना, कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनको उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर सकता है कि नहीं गवर्नमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन है कि रेगुलेट कर सकता है। समझ में आई बात? मणिपुर क्राइसिस देख ली। मणिपुर क्राइसिस में और क्या किया जा सकता है, जैसे त्रिपुरा में 6 शेड्यूल में डाल के ज्यादा ऑटोनॉमी दिया गया था, वही मणिपुर को दिया जा सकता है। समझ में आई बात? और बीच में एक टॉपिक कौन सा पढ़ा, यूएनसीबीडी। बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए 1992 में एक बॉडी बना जिसका नाम क्या है, यूएनसीबीडी, कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके अंदर क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। हर कंट्री अलग अलग प्लेज लेगा, अपने से प्रोटेक्ट करेगा, है ना। नागोया प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा, उसका फायदा सब में बटेगा। समझ में आ रही बात? खेल खत्म हुआ, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले दिन, है ना। अगले दिन में भी अगले वीक में 2 बार मिलेंगे हम लोग करंट अफेयर्स करने के लिए, ठीक बात है। चलो, थैंक यू एवरीवन।